अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 21 रबीउल सानी 1445 हिजरी, नवंबर की 6 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। एंड आफ्टर दिस वेरी नाइस वीकेंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। कराची की आज की ब्राइट एंड सनी है ये सुबह, और बहुत ज्यादा सनी तो नहीं, बिकॉज जैसे अब आप देख रहे हैं कि जरा अब जो दिन छोटे होते जा रहे हैं, अच्छे खासे छोटे हो गए हैं बल्कि अब तो दिन, तो सूरज जो है वो इस वक्त तक अपनी जरा जोबन पे आया हुआ नहीं होता है। लेकिन बहरहाल नेवरदलेस इट्स रिलेटिवली लेस ह्यूमिड मॉर्निंग, इट इज ह्यूमिड बट रिलेटिवली लेस। और आज मिनिमम कराची में 21 डिग्री सेल्सियस था एंड इट फेल्ट लाइक 21 डिग्री सेल्सियस। बट दोपहर में और अभी भी ओए कल मैं धूप में दोपहर में निकला था काफी कामों से, और क्या चमकदार धूप थी। और सीरियसली आई मीन बड़ी मजेदार बात है कि कल जो है ना मैं गाड़ी से, और ज़ाहिर सीजन तो होता है बेचारे, मैं देख रहा था अजीब सा लगता है ना नवंबर के दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में कराची में जो है वो mid-30s में टेम्परेचर चल रहा होता है। और आप कभी जा रहे हो, फर्ज करें ना कि आप ड्राइव करते थे, कल मैं सफूरा की तरफ से गुजर रहा था, एक इलाका है यहाँ पे, वहां से गुजरा था, उल्टे हाथ में इतवार बाजार लगता है, तो उसके इतवार बाजार के बाहर की तरफ ना कपड़ों के स्टॉल लगे हुए होते हैं, उसमें सर्दियों के कपड़े आए हुए थे, ये फुल स्लीव्स, ये वो टोपे शोपे, एंड आई वाज लाइक मैन सीरियसली, बट इट्स एक्चुअली मे बी परहैप्स अ गुड टाइम टू बाय देम, बट आई डोंट नो, मे बी नेवरदलेस। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर with the hashtag sunrise with adil। और अभी क्या सीन है जी, 7:18 हो चुके हैं। प्रोग्राम में आज ऑफ कोर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का तो जिक्र होना ही होना है, और मानना पड़ेगा ये बात कि भारत ने, मेजबान मुल्क भारत ने इस वर्ल्ड कप को जो है वो काफी बोरिंग बना दिया है। और बोरिंग बनाने के साथ साथ जो है क्या कहते हैं जनाबे वाला, बोरिंग बनाने के साथ साथ जो है वो बड़ा प्रेडिक्टेबल भी बना दिया है इस वर्ल्ड कप को। और वाकई जैसे कि आई मीन आपका भाई बड़े अरसे से एक बात बोल रहा है, और वो ये बोल रहा है कि दिस वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट विच टीम बीट्स इंडिया। अभी तक तो कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। माइकल लाल, अच्छा मैं जब छोटा था मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आता, ये माइकल लाल, आई थॉट माइकल लाल, आई मीन इट कुड बी अ नेम ना यार। जैसे हमारे यहाँ कराची की दीवारों पे हम एक मसीही लीडर का नारा देखते थे, माइकल जावेद, पता नहीं कहाँ होते होंगे, अब जिंदा भी होंगे या नहीं। तो माइकल लाल मैं समझता था, पता चला कि माई का लाल, ये 3 वर्ड्स हैं। ऑलराइट, सो पता नहीं क्या याद आ गया। तो कोई माई का लाल मुल्क अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो भारत को हरा सके। बाकी जो रही सही कसर है वो DRS CRS पूरी कर देते हैं, आपको पता है 50-50% डिसीजन, बल्कि मैं कहता हूँ 60-40% डिसीजन भी इंडिया के हक में चले जाते हैं। अंपायर बाय दे दे तो डर के मारे बैट से रन दे देता है कोहली के एंड ऑल, बट नेवरदलेस। चलें जी, अभी मैंने अपने ट्विटर टाइमलाइन या अपनी एक्स की टाइमलाइन खोली है, तो मियां इरफान वसीम साहब का मैसेज आया। ये आज का पहला मैसेज नहीं है, ये कोई रात को मैसेज करके नहीं सोए थे, इन्होंने अभी कुछ सेकंड्स पहले मैसेज किया, और लाहौर की फॉग की कंडीशन जो है वो इन्होंने शेयर की है, एंड इट डज लुक स्कैरी। हमारी एक दोस्त हैं जो कि लाहौर से कराची जो है वो कल तशरीफ लाई हैं, और उनसे कल बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि भाई, मैंने कहा कैसा लगा भाई कराची आपको हमारा, कहने लगी यार ओह माय गॉड आई कैन ब्रीथ। हाँ, मैंने कहा सोचें, कभी हमने सोचा था कि लोग कराची में आके बोलेंगे कि मैं सांस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। कराची की फिजा जो है वो नेचुरली इतनी हेजी होने के बावजूद, बिकॉज ये वो टाइम होता है जब जरा थोड़ी सी लैंड ब्रीज यहाँ पे चलनी शुरू हो जाती है, तो वो जो बलूचिस्तान से हवा आ रही होती है, जमीनी इलाकों से हवा आ रही होती है, उसमें जो है वो रेत होती है साथ। लेकिन सोचे फिर समर में कराची का वाकई एटमॉस्फेयर इज प्रीटी क्लियर बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज दैट वी एक्सपीरियंस। सो तो हमारी लाहौर से आने वाली दोस्त का यही कहना था कि यार इतनी साफ कराची की फिजा है ना, आई वाज लाइक मैन ये हेल यस। ऑलराइट, चलें अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत सारे जहाज भी नजर आ रहे हैं, जहाजों के गियर भी नजर आ रहे हैं मुझे, यानी आगे एविएशन के हवाले से जो है ना वो ट्वीट आने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, और कौन से जी फुटबॉल ग्राउंड की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं माशाल्लाह। लेट अस स्टार्ट विद अ ट्वीट फ्रॉम आयजा। अच्छा, आयजा ने कल मैसेज किया हुआ आदिल अंकल को, इतवार के दिन मैसेज किया हुआ। चलें कितने बजे मैसेज किया हुआ है? 5:45 बजे शाम को, तो मगरिब के टाइम पे, आइन गुरूब आफ्ताब पे आपने जो है वो कॉल किया, मैसेज किया है। आयजा कहती हैं, आई हैव बीन सेलेक्टेड द कैप्टन ऑफ माय PECHS स्कूल थ्रो बॉल टीम। आई लिसन टू योर शो डेली व्हाइल गोइंग टू स्कूल। लव द वीकली डोज पानी का बुलबुला विद माय फादर। दैट्स वेरी नाइस। अभी वीकेंड पे मैं एक इवेंट पे गया हुआ था,
एक कराची के होटल में, यहाँ वसीम भाई, मैंने तस्वीरें लगाई, देखी आप लोगों ने यार, जबरदस्त मजा आया यार वसीम भाई के साथ, वसीम अकरम, ग्रेट वसीम अकरम के साथ जो है वो क्या मजेदार कॉन्वर्सेशन रही इस वीकेंड में. तो वहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक दोस्त थे वो भी मिले थे, वो भी पानी का बुलबुला के हवाले से, उन्होंने, उनके बच्चे भी बहुत फैन है, ठीक है जी, और उन्होंने भी जो है ना वो पानी का बुलबुला के हवाले से जो है ना वो मुझे बड़ी कहना चाहिए कि खतरनाक किस्म की जो है ना वो एक वार्निंग दी है. उन्होंने कहा है कि खबरदार जो पानी का बुलबुला आपने जो है वो हटाने का सोचा भी. मैंने कहा बस ठीक है, आइंदा किसी को एतराज होगा पानी का बुलबुला करना तो मैं आपको बच्चों को ना आगे कर दूंगा, आप लोग फिर आपस में जाने और आप लोग जो है ना वो फिर निपटें इसमें, बिकॉज मेरे पास जो है ना वो कुछ कंप्लेंटें और गिले जो हैं वो आ रहे हैं पानी के बुलबुले के हवाले से. लोग कह रहे हैं यार बस लेट्स मूव ऑन एंड ऑल. सो चलें जी, अब ये हो गया है सिलसिला, तो अब यही कर देते हैं. अब जिक्र निकल आया तो आयजा और हमजा, आई डोंट नो वेदर दे आर लिसनिंग और नॉट, इनके बाबा से जो है ना मेरी मुलाकात हुई थी सैटरडे को, और मैं बच्चों का नाम ढूंढ रहा था, अभी व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करता हुआ उनके फादर के नाम से सेव किया, सर्च किया मैंने, एंड देन चलें जी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? देन वी हैव गॉट जीशान बेग साहब कहते हैं ऑन November 6th एवरी ईयर द UN ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे फॉर द preventing the exploitation of the environment in war and armed conflict. दोबारा पढ़ते हैं. इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जंगों में और जो मिलिट्री किस्म के तनाज़े होते हैं उसमें माहौल को प्रिवेंट करने के हवाले से इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जा रहा है. सो चलें जी, वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में हमें और भी जानने की ज़रूरत है. आई कैन गिव अ लिटिल स्पीच ऑन दैट एज वेल, लेकिन आई थिंक इट मेक्स, हमें काफ़ी हद तक ये पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जी जंग व जदल और इन सारी बातों का, जहाँ पे कहते हैं ना कि द ट्रूथ इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ द वॉर, यानी सच जो है वो जंग की सबसे बड़ी जो है वो कैजुअलिटी होती है. कैजुअलिटी के लिए उर्दू वर्ड आना चाहिए था मेरे जहन में, लेकिन पता नहीं कभी क्लिक नहीं हुआ यार, इतनी खराब हो गई हमारी उर्दू. सो लेकिन सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ जो है ना वो झूठ ही कैजुअलिटी नहीं होता वॉर की, माहौल भी होता है, बिकॉज माहौलियात आपकी प्रायोरिटीज में बहुत नीचे आ जाता है, बिकॉज योर अल्टीमेट पर्पस इज either to win the war or defend yourself, so who cares for the environment. So yeah, आगे बढ़ते हैं जी. शकील अहमद साहब कहते हैं एक अरबी शेर का तर्जुमा बड़ा पसंद आया, कुछ यूं है, आपके वालिद की हर चीज मुकद्दस है, यहाँ तक कि उनकी जूती भी, जिसको दरवाजे के सामने देखकर आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है. वाह क्या खूबसूरत बात की है. बिल्कुल जी, अपने वालिदैन और वालिद साहब अगर आपके हयात हैं उनकी कदर कीजिए, और बड़ी मेहनत की उन्होंने आप लोगों के लिए यार. सो बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स यार. कभी कभार चलते फिरते इधर उधर जाते जाते अब्बू को बोलना, अब्बू थैंक यू सो मच मेट. आजकल आपको पता है वैसे अब्बू और बच्चों के दरमियान, लड़कों के दरमियान खास तौर से फुल ब्रदरहुड ऑन हो गया है सीन. जो आजकल नई जनरेशन आई है वो सारे अब्बू को उस तरह थोड़ी लेते जिस तरह हमारी वाली जनरेशन अब्बू को लिया करती थी. सो अब्बू भी चेंज होते जा रहे हैं आजकल, मेरे ख्याल अब्बू भी बड़े फ्रेंडली से अब्बू जो हैं वो हो गए. तो कभी कभार चलते फिरते बच्चों अब्बू को थैंक यू बोल दिया करो, अब्बू को बड़ी खुशी होगी. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. क्योंकि पता है मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, माई सेल्फ बीइंग अ फादर, कभी कभार ना जैसे आप अपनी फैमिली को टेक आउट फॉर डिनर, किसी की बर्थडे थी या कुछ था, यू टेक देम फॉर अ डे आउट, यू डोंट एक्सपेक्ट your children and your family to say thank you to you, because आप समझते हैं यार I'm just doing my job and I'm doing this is मुझे तो ये करना चाहिए था. And अचानक जब आप थैंक यू सुनते हैं, you see a lot of gratitude around. Oh my God, it gets pretty emotional, I'm telling you that. All right, और क्या सीन है? Okay, Al Ittifaq brand new stadium in Dammam will host Pakistan versus Saudi Arabia FIFA World Cup 2026 क्वालिफायर ऑन November 16. देखो यार, आपसे 10 दिन बाद, मैं वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं गलती पर जो है वो ना हूँ, और अगर मैं जो है वो सही गलत बात अगर ना कर रहा हूँ, सो पाकिस्तान की फुटबॉल तारीख का जो है ना वो एक बहुत बड़ा मैच जो है वो होने वाला है. और पाकिस्तान, आपको पता है कि वी आर नॉट यूज्ड टू विद प्लेइंग बिग फुटबॉल मैचेस. फुटबॉल में हमारी कोई जैसे कहना चाहिए कि खास कोई हमारी औकात है नहीं ज़्यादा, तो हम बड़ी टीमों के खिलाफ मैच खेलते नहीं. लेकिन आप जानते हैं कि कैम्बोडिया को जो है वो होम एंड अवे की बुनियाद पे हराने के बाद, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दैट, वो हराने के बाद पाकिस्तान जो है इट हैज क्वालिफाइड अमंग द बिग बॉयज, दे विल बी प्लेइंग अमंग द बिग बॉयज ऑफ एशियन फुटबॉल. और पाकिस्तान की जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ हमारी जो है वो ये मुकाबला होने वाला है.
और उनके दम्माम में एक नया स्टेडियम बना है जहाँ पे ये मैच होस्ट करेगा. सो दम्माम, खोबर, बहरान, ये वो इलाके हैं जहाँ पे ज़ाहिर है. वैसे तो सऊदी अरब के चप्पे चप्पे में पाकिस्तानी रहते हैं, हर जगह पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि दम्माम में अगर सऊदियों ने कुछ कुर्रतुल कदम के इस मैच के जो है वो कुछ टिकट छोड़ दिए तो कुछ पाकिस्तानी अगर ये टिकट जो है वो ले जा सकें, सो पाकिस्तानी शुड गो एंड वॉच. लेकिन बहुत बड़े दिल के साथ आपको जाना है, बिकॉज याद रहे जी, पाकिस्तान की ये बिट्स एंड पीसेस वाली टीम है. इसमें आपको पता है कि बहुत सारे खिलाड़ी हमने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जो पाकिस्तानी ओरिजिन बच्चे हैं, जिनको अंदाज़ा ये हो गया कि वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज, जिनमें इंग्लैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, यहाँ से हम खिलाड़ियों को लेकर आए हैं. ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इनके साथ मिला के हमने लोकल टैलेंट को मिला के एक ये टीम बनाई है, एक फ्यूजन बनाया है. सो वी रियली डोंट एक्सपेक्ट a big win for Pakistan. In fact, oh no, let's not even talk about win. It's going to be a big defeat for Pakistan. That's for sure. पाकिस्तान की फुटबॉल तारीख की जो सबसे बड़ी डिफीट है वो ईरान के हाथों हमें 1 के मुकाबले में 9 गोलों से 1960 में हुई थी. ठीक है जी. सो अब हो सकता है कि सऊदी अरेबिया में हिट 10 गोल्स अगेंस्ट अस, 11 गोल्स अगेंस्ट अस, बिकॉज याद रहे जी, इन दोनों टीमों के दरमियान एक तो क्वालिटी का जो है वो बहुत फ़र्क है. दूसरा आप ये भी जानते हैं कि सऊदी अरेबियन जो नेशनल फुटबॉल टीम है इनकी, ये दुनिया की ये उन टीमों में से है जो कि बहुत रेगुलरली जो है वो वर्ल्ड कप में अब फीचर करने लगती है. द फीफा रैंकिंग राइट नाउ इज 57. पाकिस्तान फीफा रैंकिंग इज 194. सो यू कैन इमेजिन. तो सऊदी अरब ने जो अब तक बिगेस्ट डिफीट दी है वो उन्होंने दी है, बिगेस्ट विन जो दी है किसी भी टीम को, दैट हैज बीन अगेंस्ट 2015 में उन्होंने ईस्ट तिमोर को हराया था 10-0 से. सो देखते हैं, दैट वुड बी ऑन देयर माइंड्स टू. थैंक यू सो मच रज़ाक साहब, आपने ये जो है हमारे साथ सिलसिला शेयर किया, ये खबर शेयर की. फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, सुबह खैर. दीज 2 वर्सेस आर द बेस्ट टू रीड टू लीड अ बेटर लाइफ इफ वन अंडरस्टैंड दीज. अच्छा जी, वो कहते हैं कि ये 2 सूरह ज़लज़ला की जो हैं ये 2 आयात हैं, आयत नंबर 7 और 8, जिसके बारे में हमारे ब्रो फ़हीम अली खान का ये कहना है कि ये 2 बड़ी खूबसूरत आयात हैं. कहते हैं, तो जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा. वो उसे मुराद अल्लाह ताला देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा. बिल्कुल जी, खूबसूरत बात की आपने भाई. थैंक यू सो मच फ़हीम साहब, जज़ाकल्लाह. आप रोज़ाना हमारे साथ जो है ये अच्छी आयत जो है कुरान की माशाल्लाह प्यारी प्यारी आयत जो हैं हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं. हमारे लिए उसमें सीखने का बहुत सामान है. जावेद साहब कहते हैं, इलॉन मस्क सेज हिज न्यू AI चैटबॉट हैज़ अ लिटिल ह्यूमर. वेरी इंटरेस्टिंग. इलॉन मस्क आप जानते हैं, जहाँ पे एक जगह इलॉन मस्क जो है वो अभी बरतानिया में, इंग्लैंड में बैठे हुए उनके वजीर आज़म, ज़ायनिस्ट वजीर आज़म ऋषि सुनक के साथ बैठ के जो है वो AI के हवाले से और उसके खतरों के हवाले से दुनिया को आगाह कर रहे थे. वहीं पे इलॉन मस्क जो है उन्होंने एक अपना चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रोक. ओके जी, और सोशल मीडिया साइट एक्स पे जो है उन्होंने लॉन्च किया है वो, और अभी फिलहाल ये सिर्फ सिलेक्टेड यूजर्स के पास जो है ये अवेलेबल है. और इसमें इंडीड देयर इज सर्टन ह्यूमर. अगर आपने इलॉन मस्क का एक ट्वीट देखा हो जो कि उन्होंने आज या कल किया है मेरे ख्याल से ट्वीट, तो उसमें आई थिंक कुछ APIs के हवाले से किसी ने कोई क्वेरी जो है भेजी और उस पर जो उसने जवाब दिया है वो काफ़ी मज़ेदार है. आई डोंट नो वेदर दिस ChatGPT, बिकॉज इलॉन मस्क इज वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स इन OpenAI. ये OpenAI के इन्वेस्टर्स में से भी हैं. OpenAI में तो आप जानते हैं ज़्यादा पैसा माइक्रोसॉफ्ट ने लगा दिया है, और अब माइक्रोसॉफ्ट बिंग के साथ जो है वो अटैच भी हो गया है, जो उनका सर्च इंजन है. बट ये अपना भी एक और AI चैटबॉट लेकर आए हैं जिसका नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका नाम है ग्रोक. ऑलराइट, चलें जी, अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मिल भी रहा होगा. मैं तो इरफान बाबर साहब ने तस्वीर भेजी है अभी लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और इस वक्त इमिग्रेशन पे लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं. एंड ही सेज इट लुक्स लाइक एवरीवन वांट्स टू लीव. हर कोई जो है वो पाकिस्तान से भाग रहा है. आई रियली डोंट नो सर, ये इमिग्रेशन के हैं लोग जो इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, उम्रे वाले लग नहीं रहे हैं. क्या ये रोजाना ही ऐसा रश होता है? बट दिस इज इंडीड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक गोइंग आउट. लेट्स सी. चलें जी, ऑलराइट, जबरदस्त. और क्या सीन है? 7:30 हो गए हैं. एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब जो है वो आपको हम लिए चलते हैं, और उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं. आप लोगों के और भी ट्वीट्स जो कि हमेशा से बड़े नॉलेजेबल जो है वो ट्वीट्स होते हैं, उनको भी जो है वो हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे.
So अभी फिलहाल we move towards a break, then a song, and we'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. All right, 36 past 7 is the time. Sunrise Show, अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. Good morning आप दोस्त जिन लोगों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और जावेद साहब ने वैसे बात कुछ खतरनाक सी की है. वो कहते ये हैं कि सऊदी अरब फुटबॉल में पाकिस्तान का वो हाल ना करे जो कि पाकिस्तान ने हॉकी में मकाओ का किया था एक बार. अच्छा देखिए, उसमें फर्क सिर्फ ये है कि मकाओ जो है ना वो बेसिकली एक तो बहुत ही फजूल टीम थी, और पाकिस्तान उस जमाने में बड़े वर्ल्ड चैंपियन. अब सऊदी जो है वो भी कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, वो भी कोई जैसे कहना चाहिए कि कोई एशिया में तो ताकत है वो, लेकिन आलमी मौके सतह पे इतनी है. लेकिन आपको पता है जी, इस बार तो सऊदीज ने कमाल कर दिया था इस वर्ल्ड कप में. इफ यू गाइस रिकॉल, आई मीन क्रेजी मैन, सऊदी अरेबियन फुटबॉल टीम. आप जानते हैं कि दिस वर्ल्ड कप इन फैक्ट वाज इवन दो एंड में वो कुछ उनका हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने जो स्टार्ट लिया था इस वर्ल्ड कप का, दैट वाज प्रीटी. जो इनका कतर वाला जो वर्ल्ड कप था, उसका स्टार्ट उन लोगों ने जो है ना वो एकदम जैसे कहते हैं ना तबाही उस वर्ल्ड कप में उन्होंने फेर दी थी. लेकिन फिर भी वो कोई ऐसी कोई वर्ल्ड क्लास टाइप उनकी जो है वो टीम नहीं है. दे रिमेंबर ना मैं क्या बात कर रहा हूँ. उन्होंने जो इवेंचुअल चैंपियन अर्जेंटीना थी, उनको पहले मैच में 1 के मुकाबले में 2 गोलों से जो है वो शिकस्त दी थी. सो वैसे भी खैर, ये कल भी हम बात कर रहे थे यूट्यूब शो में, आई थिंक फ्राइडे को हमने बात की थी कि सऊदी अरब की जो फुटबॉल टीम के जो कोचिंग पैनल है, उसमें आप जानते हैं कि रॉबर्टो मैंचीनी है, बड़ा जाना पहचाना नाम है. ये फुटबॉल के जो फैंस हैं और जो फॉलोअर्स हैं वो इटालियन, और इसके अलावा याया टूरे जो भी हैं वो भी उनकी अब जो कहना चाहिए कि बैक ऑफिस टीम है उसका हिस्सा बन चुके हैं. और याया टूरे, ये दोनों मैंचीनी हुए, टूरे हुए, मैनचेस्टर सिटी के साथ जो है वाबस्ता रहे. अच्छा टाइम दोनों ने गुजारा है काफी. और याया टूरे एंड मैंचीनी विल बी कमिंग टू इस्लामाबाद टू. सो यार अपना ग्राउंड ठीक कर लें यार, कोई उल्टा सीधा बयान न देते मैंचीनी कहीं इधर आके. बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन, हसनैन आला ने जो है वो एक लिंक शेयर किया है. कहते हैं फार राइट मिनिस्टर, ये इसराइल के एक फार राइट मिनिस्टर है, उसने कहा कि न्यूकिंग गजा एन ऑप्शन, पीएम सस्पेंड्स हिम फ्रॉम कैबिनेट मीटिंग्स. अच्छा जी, ये हेरिटेज मिनिस्टर है, और उसने ये बोला कि आस्क व्हाई लाइव्स ऑफ हॉस्टेज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रूप्स. अच्छा जी, बेसिकली उसने कहा ये कि असल में आप जानते हैं कि इस वक्त इसराइल के जो भी ऑब्जेक्टिव है, खैर इसराइलियों का क्या, उनको दिल में ऐसे तो चीज़ नहीं होगी कि अपने वो तकरीबन 240 एक नंबर बताया जाता है जो हॉस्टेजेस हमास के पास हैं इसराइली. तो कहते हैं कि जी उसके लिए जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है उसमें इनका जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है वो इन हॉस्टेजेस की सेफ वापसी है. अमरीकी वजीर खारजा जो है वो भी दर बदर चक्कर लगा रहे हैं. एंथनी ब्लिंकन ने किसी तरह उन हॉस्टेजेस को जो 250 से 250 के दरमियान जिनका नंबर आता है, किसी तरह उनको खैरियत से जो है वो हमास की कस्टडी से निकाला जाए. लेकिन जो इसराइली मिनिस्टर है जिसका नाम एमीचाई एलियाहू है, उसका ये कहना है कि भाई ये इनकी जिंदगियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसा करें कि न्यूक्लियर बॉम्ब लें और गजा के ऊपर फेंक दें और ख़त्म कर दें. आई मीन सीरियसली यार, किस लेवल पे इन्होंने जो है इसराइलियों ने इन पैलेस्टीनियंस की को डीह्यूमनाइज कर दिया. यानी उनका ऐसा लगता है कि जैसे इंसान तो है ही नहीं, कीड़े मकोड़े वगैरह जो है ना उन्हीं को ये मार रहे हैं. और बहरहाल यार सीरियसली, आई मीन इतने बेबस हैं मुसलमान यार, इतने बेबस हैं, आप सोच सकते हैं. यानी इससे ज़्यादा जलील ख्वार, यानी मेरा ये ख्याल है कि वो जो शायद बख्त नसर के दौर में, निबूखद नसर आप जानते हैं उस दौर में, या फिर जो रोमन एम्परर टाइटस था कि जिसने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी थी, और जो बख्त नसर की मैं बात कर रहा हूँ उसने भी यहूदियों के साथ जो है वो बहुत बुरा हाल किया था. मेरे ख्याल से दिस इज दैट इक्विवेलेंट टू मुस्लिम्स. आज के दौर में ज़ाहिर हम जानते हैं कि सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती जो उस जमाने में हुई थी, लेकिन जो मुसलमानों के साथ इस वक्त किया जा रहा है, जिस जिल्लत के साथ जो है मुसलमानों को बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अपने जूतों के नीचे दबा दिया गया है मगरिब की जानिब से, ये कोई उससे मिलती जुलती ही शायद सिचुएशन है. बट नेवरदलेस चलें जी, 7:40 हो चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. जो सुनील नारायण ने जो है वो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. ही लास्ट प्लेड इन 2019 में जो है ये आखिरी बार इन्होंने क्रिकेट खेली थी. 35 ईयर्स ओल्ड सुनील नारायण, जिनका ताल्लुक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से है. वैसे याद रहे यार, जिस वक्त ये प्लेयर आया था उस वक्त क्या कमाल इसने जो है वो कारकर्दगी दिखाई थी. T20 स्पेशलिस्ट जो है बन गए थे. बहुत ज्यादा इन्होंने ओडीआईज भी नहीं खेले, बहुत ज्यादा इन्होंने जो है वो टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले, लेकिन ये फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो है
ये स्पेशलिस्ट बन गए थे. एंड ही हैज प्लेड फॉर गॉड नोज हाउ मेनी फ्रेंचाइजीज. एक जमाने में लाहौर कलंदर से भी जो है वो खेले थे, पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. अब इंटरनेशनल क्रिकेट से चाहे वो रिटायरमेंट का ऐलान उनका कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज ही वाज इन एनी केस नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्ट इंडियन टीम. और ये भी आप जानते हैं कि ज्यादातर वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं दे प्रेफर फ्रेंचाइज क्रिकेट देन प्लेइंग फॉर द वेस्ट इंडीज. आगे बढ़ते हैं जी. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरप्लेन इन्फ्लेटेड टायर्स आर एबल टू एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ लैंडिंग ऑन रनवे अनलाइक द टायर्स ऑन कार एंड ट्रक्स. दो commercial airplanes use nitrogen in their tires. Nitrogen keeps out moisture, protects against corrosion and non-inflammable. चलें जी, थैंक यू सो मच. आपने इस वक्त जो हमने चीज़ सीखी है वो ये चीज़ सीखी है कि जहाज़ों के जो टायर होते हैं उसके अंदर आम हवा जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि उसमें नाइट्रोजन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. और उसके ज़ाहिर है बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट होंगे, लेकिन क्या पावरफुल ये टायर्स होते होंगे. यानी आप सोचें यार क्या कमाल वेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है यार. इंजीनियरिंग का तो मेरा ख्याल से जैसे कहना चाहिए कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है एरोप्लेन. क्या बात है यार. जबरदस्त. आपको याद है एक जमाने में, पता नहीं ये मैंने जोक सुना था, अब ये जोक थी हकीकत थी क्या रियलिटी मुझे नहीं पता, मैं एयरलाइन का नाम नहीं ले रहा रियाज साहब, लेकिन सुना ये था कि एक बार एक हमारी प्राइवेट एयरलाइन आई थी जो इवेंचुअली बंद हो गई, और वो इस तरह की हरकतों पर चलनी भी नहीं चाहिए ज्यादा. उनके जहाज का एक टायर जो है ना वो पंक्चर हो गया था, तो कहना जी उसको बनवाने के लिए वो एक सुजुकी के ऊपर रखकर उसको शारा फैसल लेकर आए थे. मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा ही छोड़ दी किसी ने, लेकिन फिर भी सुना यही है. उस जमाने में सोशल मीडिया होता तो फिर हर एक कोई जो है उसकी तस्वीरें ले चुका होता, लेकिन खैर. ओके जी भाई, पाकिस्तान के साथ सब क्यों नाराज हैं? इंडिया तो समझ आती है, लेकिन ये अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारा क्या मसला है? हम कुछ गलत कर रहे हैं? अब तो चाइना भी लिफ्ट नहीं करा रहा, सऊदी अरब भी नाराज लग रहा है. बस सोच लें आप क्या वजह हो सकती है. आप यू थिंक अबाउट दैट. हमें तो बताया ये गया था जी पिछली गवर्नमेंट ने सबके साथ हालात खराब कर लिए. अब तो पिछली गवर्नमेंट को गए हुए तकरीबन कुछ 2.25 साल के करीब जो है वो हो गए, और कुछ लिफ्ट वाकई कहीं से नहीं मिल रही है इस वक्त. यानी मैं एक ट्वीट ढूंढ रहा था, मुझे वो मिल नहीं रहा. इस हुकूमत के और इस रजीम के एक बहुत ही करीबी सहाफ़ी हैं जिन्होंने कुछ जो है वो एक ज़माने में ट्वीट किया था जुलाई के महीने में. मैं अक्सर उस ट्वीट का सोचता हूँ. आज जुलाई से तकरीबन 4 महीने उनके इस ट्वीट को गुजर चुके हैं, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. और आप ये भी जानते हैं कि ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब जो इस मैटर को, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को कवर करते हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान ने IMF को बता दिया है कि वो जो उनको $6.5 बिलियन की एक कुछ उम्मीद थी कि बाहर से कहीं आ रहे होंगे पैसे, उसके हवाले से अपनी दिक्कतों का पाकिस्तान ने इजहार किया है. सो वो जो कुछ और तंजीमें वगैरह और कमेटियां बनाई गई थी, अल्लाह करे उनके कुछ बेनिफिट जो है हमें नजर आना शुरू हो. बट आगे बढ़ते हैं. क्रिक ट्रैकर कहते हैं साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान आर द ओनली 2 टीम्स टू हैव वन एन ODI इन अ गेम आफ्टर कंसीडिंग 400 प्लस इन द क्रिकेट हिस्ट्री. यानी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ये 2 टीमें हैं कि जिन्होंने जो है इस टोटल को जो है उन्होंने 400 रन जो है वो स्कोर भी किए हैं, और उन्होंने जो है वो फिर भी मैच जीत गए हैं. वो कमाल की बात है यार. वैसे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हो गया है ऐसा, अब क्या कर सकते हैं. पर पाकिस्तान का तो आपको पता है कि व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान इज दैट हमने डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत ये मैच जीता. वैसे इस पे हमने बात नहीं की, बात करेंगे आगे चल के. लेकिन यार उस दिन फखर की बैटिंग, यार परसों ना फखर की बैटिंग वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. लाइक मैं वो बाबर ने सही बात बोली. बाबर ने कहा फखर जिस तरह बैटिंग कर रहा था, हमें तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान अगर 450 रन होते हैं ना तो पाकिस्तान शायद वो भी चेज कर लेता. लेकिन अमेजिंग यार, सीरियसली अमेजिंग. व्हाट ऑसम हिटिंग दैट वाज. यानी एक इनिंग में यार एक बंदा 11 छक्के मार देता है, और प्रॉपर शॉट. ये भी नहीं कि जी फास्ट बॉल आई, कतरी लग गई और बॉल जो है ना वो कीपर के ऊपर जाके चली गई, या कोई मिस टाइम हो, कोई मिस क्यू हो, बाउंड्री पे कोई कैच छूट गया हो. नहीं भाई, बस यार डर यही लग रहा है कि अब फखर से, अब पता होता क्या है इसमें, होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं. अब फखर जब भी बैटिंग करने जा रहा होगा, एंड न्यूजीलैंड माइंड यू इज नॉट अ वीक बॉलिंग अटैक, अब फखर जब भी बैटिंग करने जा रहा होगा हमारी यही इससे एक्सपेक्टेशंस होगी. लेकिन बहरहाल अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान, खैर एनीवे, अब तो इंडिया की परफॉर्मेंस देख के कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा कि यार कोई, अगर हम वर्ल्ड कप के उसमें पहुंच भी गए, वर्ल्ड कप के उसमें कुछ हम सेमीफाइनल में पहुंच भी गए, तो अब तो इंडिया से ही मुकाबला होना है. और क्या कर लेंगे यार. इससे बेहतर यही है कि भाई बस जीत जाए न्यूजीलैंड यार 9 तारीख को. परसों नहीं, 2 दिन है अभी, उस मैच में बहुत दिन है यार. ओके, एंड द क्रिकेटिंग अवार्ड फॉर द मोस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप गोज टू, बिल्कुल जी दुरुस्त फरमा लिया आपने. एंड
ओके, मुनीर अहमद साहब ने कल डीआरएस का जिक्र किया यार. कल वैसे वो विराट कोहली वाला डीआरएस तो कल कमाल हो गया यार. वैसे कमाल हो गया है. आपने वाकई बताया कि इंडिया के बल्लों में ऐसा लगता है थोड़ी सी वो चिप ऑफ कर देते हैं, यानी उनके एजेस लगते ही नहीं, आवाज़ें ही नहीं आती हैं उनकी यार. पता नहीं क्या माइक म्यूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं. अच्छा जी, अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं Adil, your birthdays and anniversary stats gurus missed the anniversary of Resham Bulbul Sehra. She died on 3rd November 2013. Please pay tribute to her. हाँ जी, हमारे दो हजरात हैं जो कि इन दिनों पे जो है वो नजर रखते हैं. ज़ाहिर है आप जानते हैं इस परंपरा और इस रिवायत और इस रीत की जो है आगाज हमारे दोस्त जीशान बेग साहब ने किया था और फिर उनके नक्शे कदम पे चलते हुए साकिब शान साहब भी जो है हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, जो कि बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है. और कुछ बहुत सारे अहम लोग जो कि शायद हमारी याददाश्त के कुछ गली कूचों में कहीं खो से गए थे, अचानक हमें नज़र आ जाते हैं. और अचानक उनकी जो खूबसूरत बातें और उनकी खूबसूरत जो उनके तोहफे तहाइफ थे जो हमारी याददाश्तों में छोड़ के गए हैं, वो एक बार फिर से बेदार हो जाते हैं. सो बड़ा अच्छा रहता है. तो आप लोग रेशम को भूल गए थे तो भाई रेशम को याद कर लेते हैं हम 3rd नवंबर. थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग दैट अशफाक जंजोआ साहब. एंड एनी अपडेट अबाउट फ्लाइट सिचुएशन ऑफ पीआईए? पीआईए का दावा ये है कि उन्होंने उनका फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो पूरा का पूरा रेस्टोर हो गया है. इवन दो उसके हवाले से जो है वो उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अजीब सी उन्होंने एक पोस्ट लगाया था, दैट आई फॉलन मेनी टाइम्स बट आई हैव रिजन. वो आपने देखा होगा. इट वाज अ मेजर मार्केटिंग फोपा व्हाट दे डिड, बट व्हाट टू से मैन, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पीआईए स्टिल फ्लाइंग. अभी हाल ही में हमारे चाचू सरवर चाचू कनाडा चले गए थे, तभी आजकल मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे उनके. वहां जाकर उन्होंने शो बिल्कुल भी नहीं सुना, लेकिन अब वो वापस आ गए तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अब उन्होंने शो एक बार फिर से सुनना शुरू कर दिया होगा. उन्होंने कल उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया मुझे कि वो पीआईए से ही गए थे और पीआईए से वापस आए. और उन्होंने जो मंजर कशी की है पीआईए की एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट की, वो बड़ी अफसोसनाक थी और बड़ी तकलीफदेह थी, स्पेशली फॉर मी, कि 14 घंटे की फ्लाइट किस तरह इंसान गुजारेगा जब ये तक ना वो जो एयर शो जिसको आप कहते हैं ना, जो बता रहा होता है जहाज कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वहां से जा रहा है, कह रहे हैं कि वो तक नहीं चल रहा, स्क्रीन तक नहीं चल रही. ये हाल हो गया है पीआईए का इस वक्त. चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Alright, 7 is the time. Sunrise Show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम चुनिए. भाई वानिया नुमान का मैसेज आया. वानिया कहती हैं, अदील अंकल, टुडे इज द taekwondo class at my school, PF chapter. Alright, good. Praying that you will have a good week ahead. Thank you. Well, praying a good you up. I'm praying you also have a good week ahead. और खुश रहिए जी, जबरदस्त. और क्या सीन है अभी जो है सिलसिला वो ये कि जनाबे वाला अब 7:53 जो है वो हो चुके हैं. एंड देन वी हैव गॉट या एक सेकंड जी. ऑलराइट, सो ईशाल वारसी का मैसेज आया, कहती है मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू. और फिर कोई बच्चा और शदाद नियाज साहब, थैंक यू सो मच सर. एंड नारायण वाहिद बॉलर है जिसने सुपर ओवर मेड इन कराया. वाह यार, नारायण वाहिद बॉलर है जिसने सुपर ओवर मेड इन कराया. Okay, शाहीन दाहिर कहती है अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज माय डॉटर उतैबा's 15th बर्थडे, विश हर हैप्पी बर्थडे. ऑलराइट उतैबा, हैप्पी बर्थडे टू यू शाहीन दाहिर की तरफ से. और नहीं, शाहीन अम्मी तो खैर आपको विश कर जाएगा, मेरी तरफ से, अदील अंकल की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहें, वो वंडरफुल डे है. चलें जी, अभी क्या सीन है आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. और पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से दहशतगर्द हमलों की लपेट में आ चुका है बाकायदा. आप जानते हैं ओवर द वीकेंड 2 मेजर अटैक हुए, हाई प्रोफाइल अटैक हुए. बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 14 फौजी जो हैं वो शहीद हुए. एक कॉन्वॉय पे जो है वो हमला किया गया और फिर उसके बाद जो है वो एक बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ PF बेस मियांवाली, MM आलम बेस उसको कहा जाता है. और उनको न्यूट्रलाइज तो कर दिया गया, लेकिन कहते हैं कुछ ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट को बहरहाल उन्होंने मरने से पहले नुकसान जो है वो पहुंचाया. सो देखें जी, फोकस करें इन चीज़ों के ऊपर. आगे बढ़ते हैं, क्या सीन है जी. हाँ, तो मैं बता रहा था कि डॉन ने आज भी खबर छापी है, कॉप्स रिपल्स टेरर स्ट्राइक्स ऑन 2 चेक पोस्ट. No let up in attacks on security personnel in DI Khan, 2 injured. Gunfire continued for over an hour before assailants fled. Militants failed to demoralize, cops says RPO. आगे बढ़ते हैं जी. बाकी उर्दू अखबारों पे नजर डालता हूँ. फलस्तीन की हिमायत, मुस्लिम ईसाई एक.
अमरीकी यहूदियों का भी एहतजाज, वाशिंगटन से बर्लिन तक इसराइली जाहिरियत के खिलाफ लाखों शहरी. और यार आपने देखा वो वाशिंगटन के जो मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा था, Did you see the number of people who were there out there in Washington the other day? Amazing. बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहाँ पर बाहर निकले. गजा से ज़बरदस्ती इनखला के खिलाफ हैं, ब्लिंकन का ये कहना है. अचानक मगरबी किनारे पहुंच गए, महमूद अब्बास से मुलाकात, पोप फ्रांसिस की फौरी जंगबंदी की अपील. इसराइली फौज के एक रात में 2500 हमले, जबालिया कैंप पर फिर बमबारी, मजीद 4 सेहूनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक. लबनान पर बमबारी, 3 बच्चे शहीद, नस्लकुशी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, महमूद अब्बास का ये कहना है. इसराइली वजीर की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी. और 2 रेफ्यूजी कैंप्स पर जो है वो उनकी बमबारी हुई, दर्जनों शहीद. मजमूई तादाद 9770 हो गई, इसमें 5000 बच्चे भी शामिल हैं. ओके जी. तालिबान ईरान मुश्तरका ऑपरेशन, 3 इसराइली एजेंट्स गिरफ्तार. अफगान हुकूमत का वफ्द तेहरान पहुंच गया. मोसाद के एजेंट्स अफगान सरहद से ईरान पर खुद कुछ ड्रोन हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे. पूरा नेटवर्क पकड़ा गया. और आप ये भी जानते हैं कि ईरान पहुंचा है जी तालिबान हुकूमत का एक बड़ा वफ्द पहुंचा है, जहां पे उन्होंने ईरान की पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड वगैरह करने की जो है वो बात की है. सो तालिबान भी आपको पता है अब सियाने हो गए, लॉन्ग टर्म प्लान इनका अब लग रहा है. और पाकिस्तान पे अपनी रिलायंस जो है वो कम कर रहे हैं. यानी पाकिस्तान को जो एक कहना चाहिए ना कि पाकिस्तान हमेशा समझता था कि उनको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है, यार अफगानिस्तान हमारे बगैर सर्वाइव करना मुश्किल है. सो अफगानीज आर लुकिंग बियॉन्ड दैट. अब ये भी जानते हैं कि भारत और तालिबान के दरमियान भी जो है वो अब राब्ते बढ़ चुके हैं. सो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर से इस हवाले से बाईपास किया जा रहा है. और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है यहाँ से आप जानते हैं कि जो इस वक्त रेफ्यूजी वाला एक सिलसिला चल रहा है, उससे भी अफगानीज जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है. अब किस तरह हम इन चीज़ों को देखेंगे, हमारी ये केयर टेकर गवर्नमेंट क्या इतनी कैलिबर है उसका कि वो इन चीज़ों को कर सके. आगे बढ़ते हैं. सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया. मुर्तज़ा वहाब सलमान अब्दुल्ला कामयाब हो गया. पीपी 17, जमात इस्लामी 2, पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार एक नशस्त पर फातेह. बेशतर नशस्तों पर टर्नआउट बहुत कम रहा. सुने चलें जी. ओके, अब क्या बोलूँ मैं यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है. फजलुर रहमान साहब कहते हैं फ़लस्तीनी क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं. इस्माइल हानिया का ये कहना है उम्मत मुस्लिमा मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहद हो जाए. जो सुनने में आ रहा था जी कि मौलाना साहब का गजा जाने का इरादा है, लेकिन ज़ाहिर गजा तो उसको कोई भी नहीं जा सकता. वो शायद रफ़ा हो सकता है कैंप चले जाएं, लेकिन जाते हुए जो है वो रुके हैं कतर. पता नहीं वहाँ जा भी रहे हैं, यानी मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन कतर गए. वहाँ पे उनकी इस्माइल हानिया से जो है वो मुलाकात हुई है, जो कि हमास के जो है वो अहम तरीन रहनुमाओं में से एक हैं. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सिलसिला है. पार्लियामेंट से मंजूर एक और बिल गायब होने का इंकशाफ. प्रोटेक्शन फैमिली लाइफ वेडलॉक बिल वजारत पार्लिमानी उमूर को भेजा गया और उसके बाद गायब हो गया. सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पेश करदा बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद गायब हो गया. वाह क्या बात है. इस पे कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वैक्ट नहीं लगता इन चीज़ों के ऊपर. वैसे यार इरफान सिद्दीकी ने क्या तकरीर की यार उस दिन, को सद ला दिया यार. यानी फ़लस्तीनियों के साथ वो यकजहती कम थी और पाकिस्तान की अपनी बेबसी का जो है वो नोहा ज़्यादा था. और ये वो साहब हैं जो नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते हैं, अगर आप देखें तो. चलें जी, आगे क्या सिलसिला है. 6 अफगान वजीर मुलव्विस हैं. वजीर इत्तलात बलूचिस्तान का क्या कहना है. वो किस बात कहते हैं कि जी दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात. 2 हमसाया ममालिक ब्लैकमेल कर रहे हैं. भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी ताकतें खामोश. भारत दहशतगर्द रियासत. बार बार कह चुके इंडियन एजेंट्स खत्ते में बदअमनी फैला रहे हैं. कैनेडियन शहरी के कत्ल से भी साबित हो गया. खैर चलें, जान से कुछ भी कहते रहे, दुनिया थोड़ी सुन रही है इनको. लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं. CIA के डायरेक्टर जो हैं वो इसराइल पहुंच गए. सिर्फ इसराइल नहीं पहुंचे, वो और भी ममालिक का जो है वो दौरा कर रहे हैं. इसराइल इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट ही इज विजिटिंग बाय द वे राइट नाउ. अजीब इत्तेफाक. PDM निगरां और आइंदा हुकूमत हर एक को IMF किस्त मिलेगी. वस्त मुद्दती प्रोग्राम को मुंतखब हुकूमत की स्वाबदीद पर छोड़ा गया. कोई नहीं जानता था कि इंतखाबात 90 रोज के बजाय 7 माह बाद होंगे. क्या बात कर रहे हैं. इसहाक डार का ये कहना है कि हमें नहीं पता था कि इंतखाबात 7 माह बाद होंगे. ये इंतखाबात पाकिस्तान के एग्जैक्टली उस टाइम फ्रेम में हो रहे हैं जिसके बारे में हमारे जो वो पहचानते ही नहीं थे जिनको, कौन है जी, राजा रियाज साहब ने अगस्त के महीने में एक टीवी शो में बल्कि 2 टीवी शोज में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जी इंतखाबात फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में होंगे. और आप देख लीजिए जी टाइमलाइंस क्या चल रही हैं. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, सरवर चाचू का मैसेज आ गया है भाई. कहते हैं कि प्लीज मार्क माई अटेंडेंस सिंस आई एम बैक फ्रॉम कैनेडा. आई रेगुलरली लिसनिंग टू योर शो.
व्हाट अ कंट्री कनाडा, व्हाट सिस्टम, नीट एंड लॉ इम्प्लीमेंटेड. बिल्कुल जी, ये तो बातें अभी पिछले हफ्ते आपने सुना भी होगा कि कनाडा की तो ये स्ट्रेंथ्स हैं कि साफ सुथरा मुल्क है और लॉज वगैरह सब बड़े इम्प्लीमेंट होते हैं. ज़ाहिर है कई सदियों की जो है वो दीगर ममालिक का इस्तेहसाल और बहुत सारे ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज़ाहिर है और लेकिन फिर भी नए जाने वालों के लिए वहाँ पे अपने चैलेंजेस हैं, जिसके हवाले से हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी. बहरहाल ये कभी बाद में दोबारा इसको टेकअप कर लेंगे. अभी फिलहाल आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो विद अदील. 8:06 हो चुके हैं एंड सॉरी यार, गलती से ऑटो पे गाना लग गया था. ऑटो पे मोमिना मुस्तहसन का गाना लग गया था. ऑटो पे भी ना लगाऊं मैं गाना ये, बट बहरहाल चलें जी, चलिए से खेलों के हवाले से बात करते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट. इंडिया अनस्टॉपेबल फॉर व्हाटएवर रीजन. उनको वो क्या कहते हैं, उनको वो डिफरेंट बॉलें मिल रही हों, बड़ी बड़ी बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज सामने आ रही हैं. वैसे यार वही है ना कि कंस्पिरेसी थियरीज अपनी जगह यार, कहीं ना कहीं तो कुछ वो है ना, जो DRS का तो हमारे सामने आ ही रहा है सिलसिला, कि सिलसिला हो क्या रहा है. लेकिन बिल्कुल यार, मैं तो ये कहता हूँ कि अब जिस तरह की बैटिंग बाकी टीमें इस जैसे जैसे वर्ल्ड कप गुजरता जा रहा है और जिस तरह की बाकी टीमें जो है वो इनके सामने बैटिंग कर रही हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के सामने बैटिंग कर रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो रन्स बना लिए थे भारत के खिलाफ वो तो बड़े गनीमत रन्स बना लिए थे. बल्कि पाकिस्तान तो एक मौके पे ऐसा आ गया था कि जैसे हम जो है वो काफ़ी अच्छे हमने जो है वो शायद रन्स बना लिए थे. आई मीन देखें ना यार, टीमें किस तरह इनके खिलाफ आउट हो रही हैं और हर गुजरते मैच पाकिस्तान 191 रन्स बनाए, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने 272 रन्स बनाए थे भाई उनके बाद. क्या बात है यार. ऑस्ट्रेलिया 199 रन्स और इसके अलावा न्यूजीलैंड 273, इंडिया ने उसको 6 विकेटों के नुकसान पे. दिस वाज द ओनली गेम जहां पे इंडिया थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ था. बाकी इंग्लैंड 129 रन पर आउट हो गया था, श्रीलंका 55 रन पर आउट हो गया था, साउथ अफ्रीका 83 रन पे आउट हो गया. सिचुएशन काफी इस वक्त जो है ना इंडिया के मुकम्मल कंट्रोल में. कल के मैच के हीरो जो आप जानते हैं रविंद्र जडेजा थे और जडेजा ने जो है कल 5 खिलाड़ियों को आउट किया. इसके अलावा 2 विकेटें जो है वो हासिल की कल इनके यादव ने और बाकी कुछ विकेटें बची होंगी वो फास्ट बॉलर्स ने आपस में शेयर कर ली होंगी. बट सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन इतनी कंप्लीट साइड, आई मीन दिस इज, अब तो लोग यही बात करने लगे हैं कि इज दैट लाइक वन ऑफ, अगर आप जो ग्रेटेस्ट ODI साइड्स की बात करें, इज इंडिया वन ऑफ दोस्त. नेचुरली अपने होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पार्टिजान क्राउड है. आई थिंक ओवरऑल जो उनके मुल्क का इस वक्त एक मिजाज और उनके मुल्क का जो इस वक्त कहना चाहिए कि एक जो फीलिंग चल रही है उनकी, that is about a victorious country. The mindset is really positive. Everything is going good for them and the cricket team is a reflection of that. मुझे याद है कि at the turn of the century when Saurav Ganguly and in fact it was Virender Sehwag who appeared on the front page of Time magazine. उस वक्त उन्होंने कहा था कि this Indian cricket team, the resurgent Indian cricket team, because 90s की Indian cricket team, even with Tendulkar perhaps and Vinod Kambli Vinod Kambli कहाँ से आ गया, अनिल कुंबले to some extent, कुछ प्लेयर थे, लेकिन बाकी उनके 8 प्लेयर्स बड़े मीडियोकर से हुआ करते थे. बट आई थिंक इट वाज दैट सौरव गंगुली टीम जिसके बाद से इंडियन क्रिकेट टीम का टर्न ऑफ द सेंचुरी टर्न अराउंड होना शुरू हुआ था. एंड टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडिया का भी एज अ कंट्री जो है वो टर्न अराउंड होना शुरू हुआ था. एंड देन तो आई रिमेंबर कि उसमें जो टाइम मैगजीन में सहवाग के ऊपर आर्टिकल आया था, इट एक्चुअली मेंशन अबाउट दैट दिस cricket team actually represent the mindset of the country as a whole. So nevertheless, that is reflecting there. और हर लिहाज से India is dominating cricket right now, whether it's off the field, it's on the field. They decide how cricket is being run. They decide which team are to play. They decide which teams fans can be come to the ground and all. So बहरहाल जी कल उन्होंने साउथ अफ्रीका को, जो कि इस टूर्नामेंट की इंडिया के साथ एज द टूर्नामेंट हैज प्रोग्रेस जॉइंट फेवरेट नजर आ रही थी, 243 रन जो है उससे उन्होंने शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 326 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे. एक और धमाकेदार आगाज किया और इंडिया का जो ये धमाकेदार आगाज होता है जिस तरह ही करते हैं, उससे अगर आपने नोट किया हो तो आगे चल के उनकी टीम को एक बहुत बड़ा बफर मिल गया था. यानी विराट कोहली की कल की इनिंग कोई बहुत फ्लुएंट इनिंग नहीं थी. 121 उन्होंने गेंदों का सामना किया था अपने 101 रन के लिए, जिसमें सिर्फ 10 चौके शामिल थे. So there was a lot of running that he did, and in those sweltering conditions, naturally that tells you about the fitness that Virat Kohli has got. और 77 रन उनकी श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप में बने, तो that partnership was very critical. लेकिन वही बात है कि जिस तरह का आप देखें ना, जो शुभमन गिल जब आउट हुए तो फिर उस वक्त 10 ओवर्स में 93 रन हो चुके थे. तो जिस तरह का ये स्टार्ट प्रोवाइड करते रहे, समथिंग दैट
टीम्स लाइक पाकिस्तान एंड मेनी अदर टीम्स नीड टू लर्न अबाउट इट कि यार किस तरह का जो है ना वो आपको आगाज देना पड़ेगा. जैसे जैसे ये मैच चलता रहा, आप देख रहे हैं कि विकेट जो है उस पे स्पिन और ग्रिप वगैरह, बल्कि मैं कहूँगा कि शम्सी ने जो उसको आउट किया था, शुभमन गिल को जो बोल्ड किया था, जिसके बारे में वो यही कहा जा रहा है कि यार दिस इज लाइक द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरीज दैट यू कुड हैव सीन. और अंपायर भी थोड़े से हैरान थे, बल्कि अंपायर सहमे हुए थे और डरे हुए थे. आई मीन लाइव टीवी में नजर आ रहा है कि ये बोल्ड हो गया है. उन्होंने कहा भाई कोई गलती ना हो जाए यार, कहीं डी कॉक के हाथ से लग के जो है वो विकेट पे ना लग गई हो और ये ना हो गया हो, फलाना ना हो गया हो. एंड वो खैर इतना क्लियर कट बोल्ड था. जब बोल्ड ना होता तो उससे पहले एलबीडब्ल्यू भी हो जाता, वो कुछ भी हो सकता था. वो कि उसके पैड से रिकोशे तो नहीं कहूंगा, लेकिन हल्का से जो है ना वो क्लिप होती हुई बॉल जो है या टच करती हुई जो है वहां से गई थी. सो नेवरदलेस सिचुएशन ये हुई है कि जी कोहली ने 101 रन बनाई अपनी बर्थडे वाले दिन. उन्होंने जो है वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया. एंड डोंट बी सरप्राइज, अगले मैच इनका नीदरलैंड्स के खिलाफ होना है, जिसमें कोहली सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले जो हैं, 50 ओडीआई सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर जो हैं वो ना बन जाएं. ओके जी, और क्या सीन आ गया जवाब में जो है वो. अच्छा, एवरी साउथ अफ्रीकन बॉलर वेंट फॉर रन एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स केशव महाराज. 10 ओवर्स में 30 रन जो है उसने दिए, 1 विकेट उसने हासिल की. और कगिसो रबाडा 10 ओवर्स में 48 रन दिए. बाकी 7.5 की इकोनॉमी थी अंगीडी की. मार्को येंसन हैड अ वेरी बैड डे, 94. आई मीन ही हैड अ वर्स स्पेल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देन शाहीन शाह आफरीदी. So you can imagine how bad things were. And naturally, South Africa, well, 83 रन आप बनाते हैं तो there is nothing to write home about. सबसे हाईएस्ट रन गेटर उनके थे मार्को येंसन, जिन्होंने सिर्फ 14 रन जो है वो बनाए थे. So that's it जी, 5 विकेटें हासिल की शामी ने, माफ कीजिएगा 5 विकेट रविंद्र जडेजा ने, 2 विकेटें शामी ने, 2 विकेटें कुलदीप यादव, और एक खिलाड़ी को जो है वो मोहम्मद सिराज ने आउट किया था. मैं प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो विराट कोहली को दिया गया. एंड सरप्राइजिंगली इट डिडंट गो टू जडेजा, लेकिन चलो कोई बात नहीं जी. बहरहाल अब वर्ल्ड कप में आज पे अगर हम नजर डालते हैं, सो दिल्ली में ये मैच होना है आज. बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका के साथ होने वाला है, और दिल्ली की कहना चाहिए पॉइजनस उसके एटमॉस्फेयर में और पॉइजनस एनवायरनमेंट में जो है वो ये मैच होने वाला है. सो डजंट लुक गुड. अभी कहते ये हैं कि जी ये कल ये डिस्कशन हो रही थी और ये बातचीत हो रही थी कि जिस तरह की फिजा में जो है ये मैच होगा, उसका उनका उसमें ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या इस मैच को कैंसिल कर देना चाहिए या इसका वेन्यू तब्दील किया जा सकता है. वेन्यू तब्दील करना आसान काम नहीं है, लेकिन लेट्स सी. बहरहाल आप ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, इनका वर्ल्ड कप जो है वो इफेक्टिवली खत्म हो चुका है. इस वर्ल्ड कप में अभी सिर्फ 3 टीमों के लिए जो है वो एक चैलेंज बचा है. इन 3 में से कोई एक टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जिसमें ऑफ कोर्स अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप का हमें पता चल जाएगा कि जी उनको अब वो आगे जाएंगे या फिर वर्ल्ड कप से वो बाहर हो जाएंगे. फिर उसके बाद न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच होना है. ज़ाहिर न्यूजीलैंड का अभी भी क्वेश्चन मार्क है. न्यूजीलैंड इफ दे मैनेज टू विन बिग at Bengaluru against Sri Lanka, that would effectively नहीं, I mean I would say कि practically पाकिस्तान के लिए दरवाजे जो है वो बंद कर देगा. And then of course इस वर्ल्ड कप के राउंड रॉबिन स्टेज का जो पेनल्टीमेट गेम है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मुकाबला होना है एडन गार्डन्स में, वो तो फिर ज़ाहिर है बहुत कुछ डिपेंड करेगा श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से. So that's it. This is it about the cricket world cup. और ये है सिलसिला भाई. एंड देन केशव महाराज ने आउट किया था गेल को. अच्छा मैंने क्या बोल दिया, मैंने शम्सी बोल दिया था. बहरहाल केशव महाराज ने जो है ना आउट किया था. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. एंड अच्छा ठीक है जी, काफी सारे लोगों ने मेरी तस्हीह कर दी. वो शायद मैंने बिल्कुल केशव महाराज ने आउट किया था, मेरे मुंह से शम्सी निकल गया. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. एंड अब क्या सीन है यार. बिल्कुल जी, अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, और उसके बाद एक सॉन्ग भी प्रोग्राम में जो है हम शामिल करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. That was सजाद अली. शॉर्ट एंड स्वीट सा गाना, 3 मिनट में, 3.25 मिनट में गाना भी खत्म हो गया. एंड दैट वाज बारिश. दिस वाज वन ऑफ द रेन सॉन्ग्स दैट आई हैड ऑन माय प्लेलिस्ट टुडे. तो अभी वो जल्दी में फिलहाल ये वाला गाना चला दिया. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून किया. 8:24 हो चुके हैं. एंड मोहम्मद सुफियान लोधी कहते हैं कोहली कंटिन्यूज टू रीराइट हिस्ट्री, प्योर क्लास एंड मैच विनर. ही इज द रियल किंग. नो मैचेस. बिल्कुल, वो बहुत बड़ा प्लेयर है. ओडीआई में तो विराट कोहली मेरे ख्याल से कोई आसपास इसके भटकता भी नहीं है यार. कोई शक नहीं है इसमें. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. ओहो भाई, ये फनीला का मैसेज आया है और वो कहती हैं
अदिल अंकल, टुडे आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माय बर्थडे इन स्कूल. फेनिला की जो है ना वो कल बर्थडे थी और मैं समझा कि कल इनके जो है ना वो बाबा की बर्थडे, तो मैंने इनके बाबा को हैप्पी बर्थडे भेज दी. तो बाद में उन्होंने कहा अदिल भाई वो मेरी बर्थडे नहीं थी, वो फेनिला की बर्थडे थी. तो चलें भाई, फेनिला को भी हैप्पी बर्थडे. और एक तो मैंने देखा ही नहीं रिजल्ट यार, कल लिवरपूल का लूटन से मैच ड्रॉ हो गया. सीरियसली यार, कोई ना कोई गंद की होगी VAR ने, जिस तरह आर्सेनल के साथ गंद होती है यार. लेकिन बहरहाल मैच वाज डोमिनेटेड बाय लिवरपूल अपैरेंटली 95th मिनट में जाके लुइस डियाज ने जो है ना वो गोल स्कोर किया यार, वरना ये तो लिवरपूल मैच हार जाता यार. बहुत हंस रहे थे, बहुत खिलखिला रहे थे, लेकिन फिर भी यार पॉइंट टेबल पे आर्सेनल के ऊपर आ गए हैं ये, थैंक्स टू द रेफरीज एंड द DRS इन द प्रीमियर लीग. बेशरम DRS इन द प्रीमियर लीग, सीरियसली स्पीकिंग यार. लेकिन फिर भी यार लूटन जो है उनसे कमाल है यार. लूटन इज आउट ऑफ द रेलीगेशन जोन एज वेल. अबे यार, आई रियली विश दे हैड वन दैट गेम मैन, सीरियसली. चलें जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? उमर फारूक कहते हैं, सर इफ इलेक्शंस डोंट हैपन इन पाकिस्तान it would entail that US intends to attack Iran in near future and need support. ओए वैसे भाई बात कोई बड़ी फिट किस्म की और जबरदस्त किस्म की जो है ना वो बात लेकर आया है वैसे यार. लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई भरोसा भी नहीं है यार. उमर फारूक कहते हैं, सर डोंट यू थिंक द रियल वॉर इज बिटवीन USA एंड रशिया चाइना? मिडल ईस्ट वाज ऑल गोइंग टू integrate with Israel being recognized, which meant USA would have further established its already stronghold due to war. Who actually benefited? यार लड़का बहुत सोच रहा है ये उमर फारूक. मुझे लग रहा है बैठ के पूरा दिन एक बोर्ड पे ना, एक ड्राइंग बोर्ड पे एक बनाता रहता है, व्हाइट बोर्ड पे ये वॉर गेम्स चलती रहती होंगी इनके ना, कि वॉर गेम्स क्या चल रही हैं आजकल. जबरदस्त बातें कर रहा हूँ भाई. वो कह रहा है कि ये बेसिकली एक वॉर है मिडल ईस्ट में चल रही है बिटवीन रशिया, चाइना एंड अमेरिका. और जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद जो है वो जाहिर है बेनिफिट हो जाता इसराइल को, अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाता यहाँ पे. वो मुझे नहीं पता वो कैसे होता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं बढ़ जाता, और कि उनके इसराइल से ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं. सो चाइना और रशिया ने मिल के जो है वो गजा को, हमास को मोटिवेट किया कि अटैक लॉन्च कर दो. उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया और फिर उसके बाद जो है ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ये अपने उसका खत्म हो रहा. भैया मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मैं आपको भी बता रहा हूँ, जितने भी फलस्तीनी मार देंगे कुछ कर देंगे, इन अरब मुल्कों के कान में कोई जू नहीं रेंगने वाली. ये सऊदी अरब हो गया, मुत्तहिदा अरब अमारात हो गए, ये सारी बातें जो कर रहे हैं 2 से 3 साल बाद एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल. वो कहते हैं दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. तो वो एक आपको समझनी पड़ेगी ये गेम. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारे यहाँ भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल्स ने जो है ना वो कश्मीर को एज एन इशू राइट ऑफ कर दिया है कि यार इसको लेट्स जस्ट मूव ऑन यार, मूव ऑन फ्रॉम कश्मीर. और ये वो सोच थी जो कि जाहिर है आपको पता है जनरल मुशर्रफ के टाइम पे पहली बार हुई थी कि यार जो कश्मीर तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो हमारा है हमारा है. इनकी आपस में हम मुलाकातें करवाते हैं और लेट देम लिव हैप्पी. सो इस तरह फलस्तीन का भी मैं आपको बता रहा हूँ दैट फॉर अ लॉट ऑफ मिडल ईस्टर्न हुक्मरान दिस पैलेस्टीनियन इशू जो है दिस इज अ डेड इशू फॉर देम. वो जो हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक विंडो कभी खुली हुई थी पिछली सेंचुरी में, वो भी काफी पहले 60s और 70s में वो बंद हो चुकी है. इजराइल इज इंडिस्पेंसिबल फॉर दीज वेस्टर्न पावर्स. और कभी ये वेस्टर्न पावर्स इतनी कमजोर हो जाए हमारी जिंदगी में तो फिर शायद आप ये देख लीजिए कि ये कुछ इस तरह का सीन हो जाए कि इसराइल को नुकसान पहुंचा सके, वरना वो कुछ कर नहीं सकते इस चीज के हवाले से. और जहां तक चीन और इसराइल का, चीन और रशिया का ताल्लुक है, अगर देखें ये अभी करंट गजा का इशू नहीं आता तो भी आप नहीं समझते कि चाइना अपने इनरोड्स बना रहा था बहुत ज्यादा. आई मीन ईरान और सऊदी अरब को ला के उनके हैंड शेक्स करवा के उनको बगलगीर करवा दिया चाइना ने. वो तो सब गजा से पहले हो गया था. सो मुझे ऐसी कोई चीज इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी में गेम लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी सोचते रहते हैं. देखें ड्राइंग बोर्ड पे काम करते रहो, मार्कर लेके बनाते रहो, कहीं ना कहीं कोई गेम निकलेगी, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी निकल कर आएगी जो एक्चुअल रियलिटी होगी. शैला अकील कहती है देयर इज समथिंग फिशी इन द वर्ल्ड कप. इतने भी इंडिया वाले कैपेबल नहीं है कि हर टीम के खिलाफ परफॉर्म, कोई टीम इनके खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पा रही. कुछ है यार, कुछ करते हैं. फराज कहते हैं डू यू हैव Dammi Falastini available in the playlist? No, I don't have that song. I've never even heard about this song. मैं चेक कर लेता हूँ भाई. अच्छा जी, then Handle News कहते हैं, ये कौन है भाई? Sharing the latest update for the 3 different news sources in this handle. Stay tuned. चलें जी, था Handle News. Thank you so much. आपने मुझे टैग किया. Then we've got इमाद हक कहते हैं Indian team will sing this song after losing semi-final. तुम या against पाकिस्तान, तुम याद बहुत आते हो यार. पता नहीं ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई, ये वाला कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, यानी इतना एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस कि एक तो ये कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, पॉइंट नंबर 1.
दूसरा ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच के इंडिया को हरा भी देगा. कौन हो भाई तुम लोग यार, मुझे नहीं पता भाई. आसिफ खान कहते हैं भाई वो बांग्लादेश के एक प्लेयर की वीडियो आई थी, ही वाज वॉकिंग ऑन फायर, वाज दैट फॉर वर्ल्ड कप प्रेपरेशन? उस कोच का तो करियर की वाट लग गई होगी. यार ये असल में जो वॉकिंग ऑन फायर वाली चीज होती है ना, ये अक्सर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो कि ये इस तरह के काम करवा रहे होते हैं. वैसे हमारे यहाँ आपको पता है कि इसमें फिर अक्सर ये आशूरा के दिनों में भी खारादर में नजर आ रहा होता है ये वाला सीन, और अंगारों का जो एक वहाँ पे एक सिलसिला होता है. लेकिन दैट इज वो लोगों की अपनी अकीदत दिखाने का ज़ाहिर एक तरीका होता है. लेकिन बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, जब वो आपके पावर ऑफ माइंड की बात कर रहे होते हैं, सो वो आपको इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशंस में लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि देखो तुमने इतना एक ऐसा काम कर लिया जो कि तुम आम दिनों में नहीं कर सकते. वो तुम अंगारों पे जो है ना वो चल के आ गए हो क्योंकि तुम्हारा माइंड वॉज इन कंट्रोल. इस तरह अगर आपको एक और इसका बिल्कुल उलट पार्ट भी है ना, एक बड़ा मशहूर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, यूरोपियन है, आई थिंक ही इज फ्रॉम डाचा या कहाँ का है, विम हॉफ उसका नाम है. उसको आइसमैन भी कहा जाता है कि वो ठंडे यख पानी में जो है वो बर्फ वाले पानी में एक्सरसाइजेस करवाता है और वो सब सिलसिला करता है. ही कैन स्टे इन वेरी कोल्ड वाटर. उसकी अपनी सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपने माइंड पे इतना कंट्रोल कर लिया है दैट इतना कोल्ड वेदर जो है इट डजंट इफेक्ट हिम एट ऑल. सो आसिफ ये वो वाली चीजें होंगी, ये वो है ना, ये माइंड मेंटल कंट्रोल वाली चीजें होती हैं. ये काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये वाला चूरन जो है वो उसको बेचते हैं ये वाला. अरशद इमाम कहते हैं चिलगोजे 15,000 रुपए किलो. अल्लाह खैर करे. जीशान बेग कहते हैं डॉक्टर शकरुल्ला बलोच लॉस्ट हिज लाइफ. Dedicated postgraduate doctor serving patients succumbed to the Congo virus while in the line of duty. 2 more female doctors among 8 cases have also fallen prey to this deadly virus. That is sad news. Congo virus is in Pakistan. Allah khair करे जी, सबको महफूज रखे. All right, 43 past 8 is the time. Sunrise show, and what a beautiful mesmerizing track this was. Coke Studio season 14 was a masterclass. इसमें कोई शक नहीं है. And if you recall, this was the first song जो कि इसका रिलीज हुआ था और ये भी गाना रिलीज भी हुआ था. So there was a little controversy around it as well, if you recall. लेकिन I think this song really set the tone, and remember what followed was Kanayari and Pasudi and all, and then as they say, the rest is history. चलें जी आगे बढ़ते हैं. 8:43. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया और हमारे जिन दोस्तों ने इस गाने को पसंद किया. लियादर गिलानी का मैसेज आया है, और इसके अलावा अदील कमर जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, उन्होंने भी इसकी एक सतर जो है वो लिख के मुझे भेजी है. यानी वो भी कुछ मेरे ख्याल से आप भी इस सुरूर में जो है वो गाने के आ गए होंगे. अदील, व्हाट इज योर टेक ऑन द करंट नेगोशिएशन विद द IMF? यार देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अभी मैसेज आया मेरे पास, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट सिटिंग इन दैट मीटिंग, तो मुझे पता नहीं है कि सिचुएशन क्या चल रही है. लेकिन देखिए, एक बात जो याद करने की है, या ये जो याद रखने की है इनफैक्ट, वो ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी क्वांटिटेटिव टारगेट्स थे वो तो पूरे हो गए हैं उनके. यानी IMF आपको सर्टन होमवर्क देके जाता है ना, चलो बच्चों शाबाश, इस सब्जेक्ट का ये होमवर्क, इस सब्जेक्ट का वो होमवर्क, तो वो आपको होमवर्क देके चलेगा. आपने जो है ना वो होमवर्क कर लिया, मिस देके मैंने होमवर्क कर लिया अपना, तो मिस कहती है अच्छा बेटा बहुत अच्छा, शाबाश, गुड होमवर्क. अब ये बताओ कि आगे तुम्हारा बड़ा मुश्किल कोर्स आने वाला है और आगे जो है वो बड़े मुश्किल चैप्टर्स आएंगे, उसके बारे में भी आइए जरा बात करते हैं कि उसके बारे में तुम्हारी पढ़ाई का क्या प्लान है. दिन में कितने घंटे तुम पढ़ाई के लिए निकालोगे, कितना टाइम जो है वो उस पर लगाओगे. सो IMF इस वक्त जो है वो आपके साथ जाहिर है जो बातें कर रहा होगा वो आप भी उनको बता रहे होंगे. IMF पूछेगा आपसे कि भाई दिस इज, रिमेंबर दिस इज अ स्टैंड बाय एग्रीमेंट. ये एक 9 महीने का तकरीबन एक अग्रीमेंट है जो कि नेचुरली किया जा रहा है और इसके सर्टन रिव्यूज फेजेस में जो है वो होने हैं. पहला जो है वो आप जानते हैं ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट पिछली गवर्नमेंट ने करा लिया था. इस गवर्नमेंट का जो है वो ये पहला एग्रीमेंट हो रहा है, पहला मीटिंग IMF के साथ हुई है. ख्याल ये था कि पाकिस्तान के आइन पे अगर अमल हो रहा होता, जो कि आपको पता है कि इस वक्त तो हमने कहीं उठा के फेंक दिया है, तो पाकिस्तान में इलेक्शंस इस हफ्ते या अगले हफ्ते जो है वो होने चाहिए थे. और IMF के साथ जो अगली मीटिंग होनी थी वो उस हुकूमत की जो है जो मुंतखब हुकूमत, जो कि सपोजिटली एक मुंतखब हुकूमत थी, उनको करवानी थी. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. नेवरदलेस तो ख्याल ये है, काफी सारे लोग का ये भी कहना है कि जो फरवरी के इलेक्शन की डेट दी गई है, इसके पीछे एक मंतक जो है वो ये भी है कि इन इलेक्शन से बिल्कुल पहले यही हुकूमत IMF के साथ जो है वो अपना आखिरी जो मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग जो है वो कर रही होगी और फिर उसके बाद इंतखाबात हो जाएंगे और फिर नई हुकूमत आएगी जो कि IMF के साथ एक नया बेल आउट एग्रीमेंट जो है उस पे डिस्कशन शुरू कर देगी. और स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो कि 9 महीने का था, जिसकी उम्र जो थी दैट वाज 9 मंथ्स,
वो तकरीबन कोई मार्च में अप्रैल में आके जो है वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद वो IMF के साथ एक नया एग्रीमेंट करेगी. तो मेरा ऑनेस्टली ये ख्याल है कि ये एग्रीमेंट तो इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी इसके बाद वाला ये मीटिंग जो है, माफ कीजिएगा, रिव्यू जो है इतना बड़ा इशू नहीं है. इसके बाद वाला रिव्यू जो है एक बड़ा चैलेंज होने वाला है. और आप ये भी जानते हैं, एक अखबार का जो है उसने काफी प्रोमिनेंस के साथ ये बात भी लिखी है कि IMF जो है वो बार बार मीटिंग में आपके इलेक्शंस के हवाले से बात किया जा रहा है. इलेक्शंस का भी पूछा जा रहा है आपसे. हाँ भाई बेटा, जैसे वही बच्चों की होमवर्क वाली बात है कि एक जो है वो एक बड़ा आपने उनको एक टास्क दिया हुआ है बच्चे को, और वो बच्चा जो है वो आपको लग ये रहा है कि उसको शायद इग्नोर कर रहा है या उसको करने का इसका जो है ना वो कोई मूड है नहीं. सो वो जरूरी है. तो ये जो मगरबी ताकतें हैं, ज़ाहिर है इनकी नज़र पाकिस्तान के इलेक्शन की सूरत हाल में, ज़ाहिर है हमने ये बात भी देख ली है कि जिस तरह मगरबी ताकतें खुसूसन अमरीका जो है वो जिस तरह बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से ज्यादा सीरियस है, संजीदा है, वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से उस लेवल की संजीदगी का मुजाहरा ज़ाहिर है वो नहीं कर रहे हैं. जिसके हवाले से कंस्पिरेसी थ्योरी हमारे एक दोस्त ने आपसे थोड़ी देर पहले शो में जो है वो बताई दी थी. उमर फारूक ने मैसेज करके हमें बता दिया था कि अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई का इरादा रखता है, लगता है आसपास. लेकिन हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर है मगरबी ताकतें हैं, जमहूरियत के अलमबरदार हैं, इनकी मजबूरी भी है, इनको ये काम भी करना है. सो IMF से सुनने में आ रहा है कि जी ऑफर किया है हमारी मिनिस्ट्री ने कि आपके हम इलेक्शन कमीशन से भी जो है वो एक मीटिंग करवा देते हैं. सो देख लेते हैं जी उस पर भी क्या होता है. बट इंटरेस्टिंग टाइम्स. बट हाउएवर जो आपने सवाल पूछा था, सॉरी पूरा उससे पूरी ये लिंक ट्रिगर हो गया, वो लग यही रहा है कि IMF के साथ जो डिस्कशन चल रहा है, जो मीटिंग इस वक्त चल रही है जो कि इस हफ्ते मजीद और चलेगी, उसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए इतने कोई इशूज या प्रॉब्लम्स जो हैं वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे. टॉकिंग अबाउट दैट, अभी हमें ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन आज एक इश्तिहार आया हुआ है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से. उसमें तस्वीरें लगी हुई 4 लोगों की. काकड़ की लगी हुई, काकड़ साहब की लगी हुई है, डॉक्टर शमशाद की लगी हुई है, ये इजाज गौर एजाज इनकी लगी हुई है, और ये मोहम्मद अली साहब जो कि मिनिस्टर हैं आपके, उनकी भी लगी हुई है. और कहते हैं जी एप्टमा वाले, अ सैल्यूट टू योर विजनरी लीडरशिप, वी आर ऑन द राइट पाथ. ओके, क्या बात है. टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 9.55 से बढ़कर 9.61 हो गई है. एंड अमेजिंग इंक्रीज ऑफ $60 million. ओके, और इंपोर्ट्स पाकिस्तान की कम हो गई हैं, और डेफिसिट जो है हमारा काफी कम हो गया 11.3 से 7.4. सो बस वो ये एप्टमा वाले कह रहे हैं शाबाश. आप जानते हैं कि ये जो एजाज गौर साहब हैं ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है एप्टमा के, और काफी इनका इन्फ्लुएंस है. तो बस वो अपनी तस्वीरें लगवा रहे हैं. बहरहाल चलें अगली चलते आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद मी अदील, 8:54 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग के दोस्तों, प्रोग्राम अभी ट्यून किया. ऑलराइट चलें जी. क्या सीन है. अली दवानी साहब कहते हैं, हाय अदील, ग्लैड टू शेयर Mayer and Aiza will represent Pakistan in the future innovator category World Robot Olympiad in Panama City. Wow. Please send your prayers and best wishes for the young champs. That is so awesome and that is so wonderful. November 7 to 9 Panama City में जो है ये इवेंट होने वाला है. So I'm assuming that they have already reached Panama and they are a member of it looks like 4 Pakistani पार्टिसिपेंट्स, जिसमें आइजा भी शामिल हैं और मायर भी शामिल हैं. सो दैट इज सो अमेजिंग यार. वेल डन यार, वेल डन, माशाल्लाह. आई होप दे हैव अ सेफ जर्नी. पनामा इज क्वाइट फार ऑफ, काफी दूर है, और वहाँ पे तो शायद मेरे ख्याल से कोई 2-3 जगहों से रुक के बच्चे फ्लाइट्स पे जा रहे होंगे. सो अल्लाह ताला कामयाबी के साथ इनको जो है वापस लाए और पाकिस्तान का नाम ये लोग रोशन करें. तू झूम, कमाल कर दिया कोक स्टूडियो ने. 2 डिफरेंट एक्सट्रीम्स. ओके, जुनैद कहते हैं जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना. हाँ बिल्कुल जी, कुदरत का निजाम. तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नू है समझाना. बिल्कुल जी, कुदरत का निजाम वैसे कमाल हो गया यार. देखते हैं जी, देखते हैं अभी कुदरत का निजाम. इट इज एट वर्क. लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट इट गोज ऑन एंड नॉट. ऑलराइट अदील, डिड यू, अच्छा जी, ओहो एक सेकंड, रिफ्रेश हो गया पेज, गलत टाइम पे. अदील, डिड यू गेट द टाइम टू रीड यस्टरडेज आर्टिकल बाय मिफ्ता इस्माइल? ओके, हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल वो ट्वीट भी किया हुआ है, और उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है कि हाँ ML1 के हवाले से. जी 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 बिल्कुल, वो मैंने आर्टिकल वो पूरा तो नहीं पढ़ा मैंने, वो जरा उसको कहते ना रैपिड रीडिंग उसकी की थी. ML1 के हवाले से ये मेन लाइन, ये बेसिकली अगर आपको याद हो शेख रशीद साहब के टाइम पे जैसे मिनिस्टर फॉर रेलवे होते थे,
वो काफ़ी डेस्परेट थे जी ML1 पाकिस्तान में लाई जाओ, ML1 बनाई जाए, क्योंकि वो आप जानते हैं चाइनीज़ जो है उन्होंने ये ऑफर किया था कराची से पेशावर तक जो आपकी मेन रेलवे लाइन 1 है उसको, बिकॉज आपको पता है कि जो आपकी रेलवे लाइन है वो उसमें तो कोई 5-6 मेजर लाइंस हैं उसमें ना, कोई बलूचिस्तान वाली है तो कोई KP की तरफ है और कोई पंजाब से कहीं से आ रही है और इस तरह के सीन है. बट दैट ML1 दैट मेन लाइन कराची टू इस्लामाबाद, माफी जगह रावलपिंडी जा रही होती है, अब क्या बोल रहा हूँ, पेशावर जा रही होती है. तो चाइनीज ने ऑफर की उसमें जी उसको रीडू करने की. $6.5 बिलियन के प्रोजेक्ट की जो है ये बात की जा रही है. सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट. तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पे काफी खामोशी हो गई थी ड्यूरिंग द PDM टाइम, बिकॉज इनकी ये क्या कहाँ से किस मुंह से जाते हैं बात करने के लिए. बट अभी क्या सीन हुआ है कि ये जो अभी गवर्नमेंट आई है ये एक बार फिर से काफी अग्रेसिव और काफी एक्टिव हो गए हैं ML1 के हवाले से कि जी चाइनीज को यहाँ पर लाया जाए. बट वो यार फिर वही बात है कि हम कोई एक और सफेद हाथी जो है वो ना पाल लें जो हमने 1900 आप जानते हैं कि 90 की सॉरी अभी पिछली डेकेड में इसी नून लीग के दौर में हम जो वो महंगे डॉलर डिनोमिनेटेड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ले आए थे, हमारे लिए अजाब बन गए थे, मुसीबत बन गए थे वो प्रोजेक्ट. और जिसे कहते हैं कि उसके बाद अब हम इतना बड़ा एक और प्रोजेक्ट जो है वो फिर से अगर हम सोच रहे हैं उस हवाले से, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू बेनिफिट, आई मीन हाउ विल वी बेनिफिट. ये कहते हैं ना जी कराची से पेशावर 18 घंटे में आप पहुंच जाएंगे. आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज आपको पता है ML1 नहीं डलने के बाद आपकी जो ट्रेन की स्पीड्स है वो बहुत जबरदस्त हो जाएंगी, बड़ी फास्ट सी. नो नॉट द हम हाई स्पीड ट्रेन की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो कम से कम वही जो पटरी वाली ट्रेन है वही कुछ स्पीड से पहुंच जाएंगी. बट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट डज दैट जस्टिफाई मैन. आई मीन सीरियसली ये बातें सुन के भी डर लगता है मुझे तो कि ऑलरेडी इन चक्करों में हम चाइनीज डॉलर के चक्कर में हम जो है वो अपने आप को काफी बड़ी आप जानते हैं कि रीपेमेंट्स के एक गर्दाब में जो है फंसा चुके हैं. अब एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जरा टाइम मिलता तो इस पर हम मजीद जो है वो बात करते हैं. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. Adil, just saw your tweet about the equivalence between PTI and yeah. हाँ यार ये कोई साहब है, मुझे तो पता भी नहीं कौन साहब है, जर्नलिस्ट अपने आप को दावा करते हैं. वो असल में वो नून लीग वालों का हमेशा ये कहना है कि whatever PTI is going through, नून लीग went through the same in 2018. So बहरहाल मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जहांगीर अतर कहते हैं you used to talk about La Liga long time ago. I follow Real Madrid and I see you always interested in EPL. You even did comparison between both leagues. Please start giving your thoughts on La Liga matches, especially Real Madrid and top 3 teams of the league. हाँ ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल मुझे और लीग से हवाले से भी बात करनी चाहिए. फिर कोई बंदा आएगा वो बोलेगा कि मैं इटालियन लीग फॉलो करता हूँ, ला लीगा नहीं कौन सी है उनकी जो लीग, इटालियन लीग जो है यार उसको फॉलो करता हूँ, वो उसके बारे में बात करें. फिर कोई जर्मन आ गया अगर के बुंडसलीगा के बारे में बात करें, सो काफी मसला हो जाएगा. बट सैर चलें जी, अभी वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब कल सुबह एक बार फिर होगी. रिमेंबर इट्स अ डेड रबर टुडे इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. आज के मैच में जो है बांग्लादेश श्रीलंका दोनों रेलीगेटेड टीमें जो हैं वो आ रही हैं सामने. दिल्ली में ये मैच होगा. चलें जी, उससे हमें क्या लेना देना. तो कल होती है मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.